हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पी फेज का पेपर वन डिस्कस करेंगे। ये इसका पहला क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि एक शॉर्ट डाइपोल है, उसका पॉइंट चार्ज एक्सियल पॉइंट पे रखा हुआ है, तो फोर्स एफ लग रहा है। तो जब ये डाइपोल को रोटेट कर देंगे तो ये पॉइंट चार्ज उसकी इक्वेटोरियल पॉइंट पे होगा, तो फोर्स कितना लगेगा ये पूछा है। तो हमें पता है कि एक्सियल पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसका हाफ होता है और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे फोर्स एफ लग रहा है, तो यहाँ पे फोर्स एफ बाई टू लगेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस एफ बाई टू जे कैप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट मेथड का क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट मेथड का क्वेश्चन है। इसमें दो इमेज जो बन रहा है उसका साइज हाइट दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट पूछा है। तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट का हाइट कितना होता है, अंडर रूट ऑफ H1 H2। तो H1 H2 यहाँ पे डाल देंगे तो ये आ जाएगा 2 × 4, दैट इज 8 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का हाइट यहाँ पे 8 सेंटीमीटर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक रिंग है, एक्स वाई प्लेन में है, और दो पॉइंट चार्ज है यहाँ पे और यहाँ पे रखा हुआ है, और इस सिस्टम को हमें इक्विलिब्रियम में रखना है। तो चार्ज ऑन द रिंग पूछा है, तो रिंग के पास कितना चार्ज होगा। तो यहाँ पे रिंग तो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि दोनों की वजह से फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो एक्स डायरेक्शन का फोर्स कैंसिल हो जाएगा। अब ये पॉइंट चार्ज को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इस पॉइंट चार्ज में रिंग की वजह से जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है और जो पॉइंट चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है, दोनों को नेट फोर्स को जीरो होना पड़ेगा। नेट फोर्स तभी जीरो होगा जब दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो होगा। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, k √2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, जो कि 2 मीटर है, 4, प्लस रिंग की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, k q x का वैल्यू 1 है, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर भी 1 है, एक्स भी 1 है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 हो जाएगा, टू दी पावर 3/2। और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना पड़ेगा, तभी फोर्स जीरो लगेगा। इससे हमारा क्यू आएगा -1 माइक्रोकूलम। इसका आंसर होगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि एक प्लेन मिरर है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट इतना है, और एक पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट इतना है। तो पूछा कि मिनिमम टाइम बताना है जिसके बाद इमेज का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो हमें पता है कि इमेज का जो पोजीशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू मिरर वो नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। यहाँ से हमारा इमेज का पोजीशन आ जाएगा, वो आएगा ट्वाइस पोजीशन ऑफ मिरर माइनस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मिरर का पोजीशन भी पता है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी पता है, तो ये आ जाएगा 20 माइनस माइनस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि इतना दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग 4 को कॉमन निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे, वो हो जाएगा 2 sin C + D/2। cos C - D/2। ये हमारा पोजीशन ऑफ इमेज आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगा। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए, तो हमें ये वाला टर्म देखो कॉस बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज कॉस के टर्म में आएगा। वेलोसिटी जीरो कब होगा, जब कॉस का टर्म जीरो होगा। उसके लिए इस टर्म को किसके इक्वल होना पड़ेगा, π/2। बस इसे सॉल्व करोगे तो टी आ जाएगा। 4π/3t - π/6 इज इक्वल टू π/2। इससे हमारा टी आ जाएगा हाफ। इससे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक आइसोसेलेस
ट्राइंगल है, इसको इसके अबाउट हमने फोल्ड कर दिया। तो पहले इसका पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट था, तो बाद में बताना है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो। तो अब जब इसको फोल्ड करेंगे तो इसका ये वाला साइड a/√2 हो जाएगा। और इस ट्राइंगल का जब पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो चार्ज के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता है, और नीचे डिस्टेंस का टर्म आता है, वहां पे ये साइड का टर्म आएगा a। अब जब इसको फोल्ड करेंगे तो इसका चार्ज तो उतना ही है, चार्ज तो कहीं कुछ चेंज नहीं हो रहा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी वैसे सेम है, तो ये टर्म तो सेम होगा। बस जो इसका साइड है ना ये वाला, ये 1/√2 हो जाएगा, तो फिर इसका पोटेंशियल एनर्जी √2 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बॉडी है जिसका मास इतना है, इसको ए से बी तक मूव करा है कंजर्वेटिव फील्ड में, स्पीड दिया हुआ है ए और बी का इतना है, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी दिया हुआ इतना है, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। तो हमें पता है कि वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल एजेंट है वो सिस्टम का टोटल एनर्जी चेंज होता है करता है, तो वो इक्वल हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। वर्क डन बाय एक्सटर्नल इन्होंने दे के रखा है, वो है -10। डेल्टा यू हमें निकालना है, डेल्टा के हो जाएगा ½ m v² - u²। 9 - 25, तो यहां से हमारा डेल्टा यू आ जाएगा 6। सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे गिवन है कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2। कौन से सिचुएशन में रियल इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का? रियल इमेज हमें पता है कि रियल इमेज इस केस में तभी बन सकेगा जब वो राइट साइड में बन रहा है। तो हमें बेसिकली बताना है कि कौन सी सिचुएशन में इमेज राइट साइड में बन सकता है। तो हम लोग रे से भी देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पे रे ऐसे जाएगा, नॉर्मल ऐसा होगा। अब म्यू वन बड़ा है म्यू टू से, तो ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है। तो हमें पता है जब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा, तो ये ऐसे बेंड होगा, तो ये कभी भी इस साइड आके नहीं मीट करेगा, ये पीछे के साइड ही मीट करेगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे रे ऐसे जाएगा, नॉर्मल ऐसे होगा। अब ये रेयर से डेंसर जा रहा है तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, तो ये बेंड होके ऐसे आ सकता है, तो इमेज इस साइड बन सकता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे भी देखेंगे तो रे ऐसे जाएगा, नॉर्मल ऐसे होगा। अब ये डेंसर से रेयर जा रहा है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा, तो ये ऐसे बेंड होगा, तो फिर ये इधर ही आके मिलेगा, तो राइट साइड नहीं मिल पाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता करेक्ट। और यहाँ पे रे ऐसे जा रहा है, नॉर्मल ऐसे है, फिर से ये डेंसर से रेयर जा रहा है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा, तो ये रे आगे जाके बेंड होके ऐसे आ सकता है, तो यहाँ पे बन सकता है, तो ये भी करेक्ट हो सकता है। तो इसका आंसर बी और डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका रेडियस इतना है, इसके गैप में एक कंडक्टिंग मटेरियल फिल कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ है और कंडक्टिविटी इतना है, और उसके पास चार्ज डेंसिटी इतना है, तो इनिशियल करंट भी दिया हुआ इतना है, तो टोटल हीट प्रोड्यूस कितना है ये भी दिया हुआ है। तो हमें निकालना है सेपरेशन बिटवीन द कैपेसिटर। तो हमें पता है कि जब कैपेसिटर की प्लेट के बीच में अगर हम मीडियम रख देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, प्लस इस मीडियम के पास कंडक्टिविटी भी है, यहाँ से करंट भी फ्लो होगा। तो यहाँ पे इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में ये कैपेसिटर भी कनेक्टेड है और ये रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है, तो इफेक्टिवली कैपेसिटर और रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। तो करंट कितना फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा V/R। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हो जाएगा Q/C। C होगा इसका K एप्सिलॉन नॉट A/D।
और इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा रो एल बाई ए, ये हमारा आ जाएगा करंट, आ जाएगा हमारा क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट रो, ये करंट आ गया। और इस कैपेसिटर के पास जितना भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था वो सारा हीट लॉस में चला जाएगा, तो ये जितना हीट लॉस हुआ यही कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c, जहाँ पे c होगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये इसका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। ये दोनों का वैल्यू गिवन है, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा u बाई आई इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डी बाई डिवाइडेड बाई के एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, क्यू भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा डी आ जाएगा, डी आएगा 2u अपॉन आई रो एंड क्यू बाई एस इसका डेंसिटी हो जाएगा, उसको हम सिग्मा लिख देते हैं, तो इतना आ जाएगा। अब इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 2u का वैल्यू गिवन है 7500 अपॉन आई इज 10⁻⁻6, रो इज रेजिस्टिविटी, बट इन्होंने कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन दिया है, तो रेजिस्टिविटी को ऊपर ले जाएंगे तो वो कंडक्टिविटी हो जाएगा, वो वैल्यू गिवन है 5 इंटू 10⁻14 अपॉन सिग्मा, सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी जो कि गिवन है 15 माइक्रो पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसको एसआई में कन्वर्ट कर देंगे, इससे हमारा डी आ जाएगा यहाँ से। यहाँ हमारा डी आएगा 5 मिलीमीटर, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो मेटल बॉल है, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इनिशियली इन दोनों के पास चार्ज इतना इतना है और इसको कनेक्ट कर दिया, तो हमें पता है कि जब इनको कनेक्ट करते हैं तो फाइनली जो इनके पास चार्ज आता है वो इसके रेडियस के रेशियो में आता है, तो इसका मैं फाइनल चार्ज निकालूंगा तो वो रेशियो में डिवाइड करूंगा रेडियस के, तो 1:2 के रेशियो में डिवाइड होगा, तो इसका फाइनल चार्ज आ जाएगा 1/3 इंटू टोटल चार्ज जो कि 3q है, तो इसका फाइनल चार्ज हो जाएगा q। अब टोटल चार्ज तो 3q है, इसके पास q आ गया तो इसके पास फाइनली कितना चार्ज आ जाएगा 2q। तो फाइनल चार्ज ऑन स्मॉलर बॉल इज q, करेक्ट है। फाइनल चार्ज ऑन बिगर बॉल इज 2q, करेक्ट है। फाइनल सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉलर टू बिगर बॉल विल बी 2:1। अब इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका चार्ज q है, रेडियस 1 है, तो अगर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी 1 है तो इसका चार्ज q ट्वाइस है एंड इसका रेडियस भी ट्वाइस है, तो इसका एरिया 4 टाइम्स होगा, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी 1/2 आ जाएगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो वो 2:1 आएगा, तो यहाँ पे 2:1 लिखा है तो करेक्ट है। द रेशियो ऑफ फाइनल टोटल एनर्जी टू इनिशियल टोटल एनर्जी इज 1/3। अब जब हम लोग एनर्जी का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे Q²/2c, 2 वाला टर्म हमेशा आएगा, कैंसिल हो जाएगा। इनिशियली इसका Q का नंबर है 2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 4 होगा। इसका C 1 आएगा, प्लस इनिशियली इसका Q है 1, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और इसका रेडियस 2 है तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो डबल आ जाएगा, तो वो 2 आएगा। अब जब फाइनली निकालेंगे तो उसके पास चार्ज Q है तो उसका चार्ज का टर्म 1 आएगा और इसका कैपेसिटेंस तो 1 ही है,
प्लस इसके पास फाइनली चार्ज 2q है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इसका कैपेसिटेंस 2c है, तो डबल। इसको सॉल्व करने पे हमारा रेशियो आएगा 9/2 3, दैट इज 3/2। ये रेशियो हमारा 3/2 आ जाएगा। इन्होंने यहाँ पे 1/3 बोला है, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ABC हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये वाला जो डायमीटर है AB वाला, वो 10 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। CD वाला डायमीटर 20 दिया हुआ है, तो ये वाला रेडियस 10 हो जाएगा। इसको हम ऐसे कर देंगे कनेक्ट, और OA लेंथ गिवन है, OA लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसका ये वाला साइड अगर 2 टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ पे भी टोटल साइड को 2 टाइम होना पड़ेगा। तो ये साइड 10 है, तो इसका ये वाला साइड 20 हो जाएगा। अब ये टोटल 20 है, ये 10 है, तो ये भी 10 आ जाएगा, तो ये स्लैंट वाला हाइट 10 आ जाएगा। अब इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ गिवन है, कर्व पार्ट का इतना है और स्ट्रेट पार्ट का इतना है। तो ये वाला जो लेंथ है वो 10 है, और इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 1 है, तो इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। इसका भी रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, इसका भी 10 आ जाएगा, इसका भी 10 आ जाएगा। अब ये जो कर्व पार्ट है, इसका लेंथ होगा पाई इंटू आर, और इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है 4/पाई, तो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 20, तो इसका 20 आएगा, और उसके इसके पीछे वाला जो पार्ट है उसका भी 20 आएगा। और यहाँ पे इसका लेंथ है पाई इंटू इसका रेडियस है 10, और इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 4/पाई है, तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा 40, ये भी 40 आएगा, और इसके पीछे वाले का भी 40 आएगा। तो ये सबका हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब हमने एक बैटरी कनेक्ट किया जो 60 वोल्ट का है, ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में एक बैटरी कनेक्ट किया 60 वोल्ट का। तो करंट थ्रू ए ओ पार्ट बोला है, तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस जो सिर्फ ऊपर वाला पार्ट का है वो 20 हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस 60 है, तो करंट हो जाएगा 60/20, दैट इज 3 एम्पियर। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत आ जाएगा। करंट थ्रू BD इज 1.5 एम्पियर, यहाँ का करंट पूछा है, तो ये 40 और 40 20 हो जाएगा, 10 20 10 40 हो जाएगा, तो ये जो नीचे का टोटल रेजिस्टेंस है वो 40 आ जाएगा। अब EMF 60 वोल्ट है और रेजिस्टेंस 40 है, तो करंट कितना आ जाएगा 60/40, दैट इज 3/2, दैट इज 1.5 एम्पियर। तो यहाँ से करंट 1.5 एम्पियर फ्लो होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD इज 30 वोल्ट। देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस 10 है, ये 40 और 40 पैरेलल में 20 हो जाएगा, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस 10 है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट अप्लाई किया, और हमने करंट निकाल लिया था। करंट कितना है 3/2, तो यहाँ से करंट 3/2 फ्लो होगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I इंटू R, दैट इज 30 वोल्ट। तो हाँ, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AD इज 40 वोल्ट। AD मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो इसके अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस 30 है और करंट 3/2 फ्लो हो रहा है, तो ये आ जाएगा 45 वोल्ट। तो इन्होंने 40 वोल्ट दिया, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे बोला है कि कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में है, पहले ये बैटरी से कनेक्टेड था, और स्टेडी स्टेट में है तो ये चार्ज हो जाएगा V वोल्टेज तक, ये भी कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस
E2 हो जाएगा और उसका E1 हो जाएगा। और फिर हमने यहाँ पे इस स्विच को ओपन कर दिया और इस स्विच को क्लोज कर दिया, तो ये बैटरी तो चला जाएगा। अब ये कैपेसिटर इस रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा, तो ये डिस्चार्जिंग, दोनों कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज जब हो रहा है तो एल एन आई और टी का ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। तो इस ग्राफ से हमें ये सारे ऑप्शंस बताने हैं। तो ये ग्राफ देख के हमें समझ में आ रहा है कि इनिशियली जो करंट है ना दोनों में सेम है, क्योंकि एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है। अब ये कैपेसिटर E1 वोल्टेज तक चार्ज है, तो और रेजिस्टेंस R1 है, तो इनिशियली इसके पास करंट कितना होगा, E1/R1। सिमिलरली दूसरे वाले के पास E2/R2 होगा। तो ये टर्म सेम होगा, इन्होंने इससे आ गया। और जब हम लोग एल एन आई लिखेंगे तो एल एन आई का फॉर्मूला हो जाएगा ln I0 माइनस 1/RC इंटू टी। तो ये वाला चीज स्लोप बताएगा इस ग्राफ का। स्लोप 1 का ज्यादा है, तो 1 का ये वाला टर्म ज्यादा है पूरा, तो RC किसका ज्यादा होगा, 2 का। तो R2C2 इज ग्रेटर देन R1C1। ये हमारा रिलेशन आ गया। अब इन्होंने बोला कि अगर E1 इज ट्वाइस E2, अगर E2 का डबल है E1, तो R1 मस्ट बी इक्वल ऑल्सो इक्वल टू 2R2। हाँ, होना पड़ेगा, तभी तो ये रेशियो सेम होगा। फिर सेकंड ऑप्शन में इफ R1 इज इक्वल टू R2 देन C1 मस्ट बी लेस देन C2। अब R1 R2 इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो C2 इज ग्रेटर देन C1 आ जाएगा। तो हाँ, C1 इज लेस देन C2, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन इफ C1 इज इक्वल टू C2 देन R1 मस्ट बी लेस देन R2। अब C1 C2 अगर इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा, तो R2 इज ग्रेटर देन R1 आ जाएगा। तो यहाँ पे R1 छोटा आ गया, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट आ गया। R1 C1 इज इक्वल टू R2 C2 ये गलत है, बिकॉज R2 C2 बड़ा है R1 C1 से। उसका करेक्ट आंसर आएगा ABC। क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे एक कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है और एक कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो चार्ज्ड है। और इस दोनों कैपेसिटर में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल किया। तो हमें ये सारा ऑप्शन बताना है। अब ये कैपेसिटर के पास चार्ज तो इतना ही आएगा +C, तो दोनों कैपेसिटर के पास स्टार्टिंग में चार्ज सेम है, EC। अब ये बैटरी से कनेक्टेड है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा, तो इसका जब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो वो हम हाफ CV² से कंपेयर करेंगे। अब इसका V तो चेंज हो नहीं रहा है, C K टाइम्स हो रहा है, तो इसका जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो इनिशियल के K टाइम्स हो जाएगा। और इसका इसका चार्ज कांस्टेंट है, तो इसका जब मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखूंगा तो वो Q²/2C से कंपेयर करूंगा। अब इसका Q तो चेंज हो नहीं रहा है, C K टाइम्स हो रहा है, तो इसका जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो इनिशियल के 1/K टाइम्स हो जाएगा। इनिशियली दोनों के पास कैपेसिटेंस सेम है और चार्ज भी सेम है, तो इनिशियली दोनों का पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा। तो अब इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी सेम है, इसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी K टाइम्स हो जाएगा इनिशियल के, इसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 1/K टाइम्स हो जाएगा इनिशियल के। तो अब जब इसका रेशियो निकालेंगे तो K² टाइम्स आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब चार्ज का रेशियो बताना है। इनिशियली दोनों का चार्ज सेम है, ये बैटरी से कनेक्टेड है, तो इसका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, तो ये कांस्टेंट रहेगा। इसका फाइनल चार्ज K टाइम्स हो जाएगा और इसका चार्ज तो चेंज होगा ही नहीं, तो चार्ज का जब रेशियो निकालेंगे तो इनिशियली सेम है, इसका K टाइम्स हो गया, इसका तो उतना ही रहा, तो चार्ज का रेशियो K टाइम्स आ जाएगा। फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। अब ये बैटरी से कनेक्टेड है, तो इसमें अगर मैं V इक्वल ED वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, यहाँ पे V भी चेंज नहीं हो रहा है, E भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं Q/K ε0 A से लिखूंगा, तो पहले इसका अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E था, बाद में 1/K टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज नीचे K आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो देखोगे तो 1:1/K आएगा, जिसको हम K:1 भी लिख सकते हैं।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो 1 नहीं रहेगा, इन्होंने बोला 1 रहेगा, तो वो गलत हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी का तो हमने रेशियो निकाल ही दिया, वो k स्क्वायर टाइम्स आ गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अरेंजमेंट में एक कन्वर्जिंग मिरर है जिसका फोकल लेंथ इतना है और ये हाइट 9 सेंटीमीटर है। एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा, ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। हमें पहले मिरर में रिफ्लेक्शन कराना है, फिर वाटर में रिफ्लेक्शन कराना है और फाइनल इमेज बताना है। तो उसका जब मिरर में रिफ्लेक्शन करेंगे तो इसका वी हो जाएगा यू एफ बाई यू माइनस एफ। u का वैल्यू है -2, f का वैल्यू है -3, तो uf का वैल्यू आ जाएगा 6 एंड u माइनस एफ करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका v आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे कहीं इमेज बनेगा, ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर होगा। तो इस सरफेस से जो इमेज है वो 15 सेंटीमीटर पे होगा। अब इस इमेज का ये जो प्लेन सरफेस है फिर से रिफ्रैक्शन होगा तो फिर से इमेज बनेगा। तो इमेज का जो पोजीशन होगा वो होगा म्यू आर जो कि 4/3 है अपॉन म्यू आई जो कि 1 है इंटू एक्सओ। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कितना है 15, तो इमेज का पोजीशन आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो 31st का आंसर हो जाएगा डी। अब सेकेंड क्वेश्चन पार्ट में वाटर लेवल नीचे जाने लगा 3 सेंटीमीटर से, तो इमेज का वेलोसिटी बताना। तो हमें पता है कि position of image with respect to surface is mu r by mu I, position of object with respect to surface। तो यहां से हमारा आ जाएगा position of image is equal to, अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to surface is 4/3, velocity of object with respect to surface। तो यहाँ से हमारा इमेज का वेलोसिटी आएगा सरफेस का वेलोसिटी -4/3 सरफेस का वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट के पास तो वेलोसिटी होगा नहीं, तो ये हमारा आ जाएगा -1/3 सरफेस का वेलोसिटी, दैट इज माइनस, सरफेस का वेलोसिटी गिवन था 3 है, -1 आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड चाहिए था तो वो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मिडल वाले प्लेट को हमने Q चार्ज दिया, अब बाकी दोनों प्लेट न्यूट्रल है और दोनों बाहर वाला आउटर मोस्ट प्लेट को हमने कनेक्ट भी कर दिया। और यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक फिल किया हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है। तो सारे सरफेस का चार्ज बताना है। तो यहाँ पे ये दोनों प्लेट के पास तो इनिशियली कोई चार्ज नहीं था और इसके पास Q चार्ज था, तो इस पूरे सिस्टम के पास टोटल चार्ज Q है, तो आउटर मोस्ट प्लेट में टोटल का हाफ आएगा। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर हम लोग x एज्यूम करेंगे और इसका y एज्यूम करेंगे तो ये भी कनेक्टेड है वायर से, तो इसका भी y होगा। तो हम मान सकते हैं कि ये एक कैपेसिटर है, ये भी एक कैपेसिटर है, दोनों सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। और कैपेसिटेंस देखोगे तो इसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट a बाई डी होगा और इसका कैपेसिटेंस k एप्सिलॉन नॉट a बाई डी होगा, बट इसका d 3 टाइम्स है और k भी 3 है, तो कैपेसिटेंस दोनों का सेम आ जाएगा। तो इसका कैपेसिटेंस c है तो इसका भी कैपेसिटेंस c है और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है तो चार्ज भी सेम आना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस दोनों कैपेसिटर का चार्ज सेम आएगा। अब इस प्लेट के पास टोटल चार्ज Q है, दोनों कैपेसिटर के पास चार्ज सेम आ रहा है, तो यहाँ पे भी Q/2 चार्ज आएगा और यहाँ पे भी Q/2 चार्ज आएगा। और यहाँ पे Q/2 आया तो यहाँ -Q/2 आ जाएगा, यहाँ भी -Q/2 चार्ज आ जाएगा। तो अब जब हम लोग ऑप्शन मैच करा लेंगे, लेफ्ट प्लेट का आउटर मोस्ट के पास Q/2 चार्ज है, करेक्ट है। लेफ्ट प्लेट का इनर सरफेस के पास -Q/2 चार्ज है, करेक्ट है। मिडल प्लेट के लेफ्ट प्लेट के पास Q/2 चार्ज है, करेक्ट है। नेट चार्ज ऑन लेफ्ट प्लेट इज 0, ये भी करेक्ट है।
तो इसके चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी का। अब हमें पता है कि इस दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कैपेसिटर का सेम है। अब V इज इक्वल टू ई डी लगाएंगे तो V तो सेम है, D इसका 3 टाइम्स है। अब D इसका 3 टाइम्स है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 1/3 टाइम्स होना पड़ेगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, लेफ्ट वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वाले के 3 टाइम्स आएगा। तो हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज 3 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, ये करेक्ट हो जाएगा। अब एनर्जी स्टोर्ड का देखेंगे तो एनर्जी स्टोर्ड को हम हाफ सी वी स्क्वायर से देख लेते हैं। हाफ दोनों के लिए सेम है, सी दोनों के लिए सेम है और वी भी दोनों का सेम है, तो फिर एनर्जी स्टोर्ड दोनों का सेम आएगा, तो एनर्जी स्टोर्ड इक्वल आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ए एंड डी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सर्किट गिवन है जिसमें सारे रेजिस्टेंस गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए गिवन है 4 वोल्ट है। तो यहाँ का पोटेंशियल हम लोग 12 मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल 12 हो जाएगा। अब बी और ए का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 4 वोल्ट है। तो ये सारे ऑप्शन में से बताना है। पहले तो हम ऊपर का सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ ऊपर से कितना करंट जाएगा, V बाई आर, इतना करंट जाएगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, I इंटू आर, तो ये हमारा आ जाएगा 8 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस 8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल 12 है तो यहाँ का 4 आ जाएगा। और यहाँ पे ये भी गिवन था कि B का A से 4 वोल्ट ज्यादा है, तो इसका 4 वोल्ट है तो इसका 8 वोल्ट आ जाएगा। अब इसका 8 वोल्ट पोटेंशियल है तो हमारा यहाँ पे करंट आ जाएगा V बाई आर, दैट इज 8/6, दैट इज 4/3। तो ये लोअर ब्रांच पे 4/3 करंट जाएगा। अब इससे 4/3 करंट जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस R है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस 4/3 इंटू आर होना पड़ेगा। और वो हमें यहाँ से पता है कि उसको कितना होना पड़ेगा, तो यहाँ से हमारा R आ जाएगा 3 ओम। तो R का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 3 ओम। यहाँ पे आप ऑप्शन देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R इज 8 वोल्ट। नहीं, ये रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि R के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4 वोल्ट का है, तो ये गलत ऑप्शन है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S इज 8 वोल्ट, हाँ S के अक्रॉस देखो पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट का आ रहा है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Q इज 4 वोल्ट, हाँ Q के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट का आ रहा है, करेक्ट है। एंड R इज 3, वो अभी हमने निकाला 3 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा BCD। एंड ये लास्ट सम, ये उसका कंटिन्यूएशन है। इफ पॉइंट ए एंड बी आर जॉइंड बाय कनेक्टिंग वायर ऑफ जीरो रेजिस्टेंस देन करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज 3 एम्पियर। अब यहाँ पे हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया और ये रेजिस्टेंस 3 ओम था, तो फिर ये 6 और 3 पैरेलल में हो जाएगा और ये 6 और 3 भी पैरेलल में हो जाएगा। तो इसका आर क्यू निकालेंगे तो 6 इंटू 3/9, दैट इज 2 ओम आ जाएगा। तो ये 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है और फिर ये दोनों सीरीज में है, तो 2 और 2 सीरीज में कितना हो जाएगा, 4। तो फिर इस बैटरी से कितना करंट निकलेगा, 12/4, दैट इज 3 एम्पियर। तो ये फर्स्ट ऑप्शन था, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज 3 एम्पियर, तो ये करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है इफ आर इज वेरिड फ्रॉम 0 टू अ लार्ज वैल्यू देन रेट ऑफ हीट जनरेटेड विल बी मैक्सिमम व्हेन आर इज 6। अब देखो यहाँ पे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, तो ये जो नीचे वाला सर्किट है ना, नीचे वाला लूप, इसको ऊपर वाले लूप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर वाले लूप को कुछ भी कर दो, नीचे वाले लूप में तो उतना ही करंट फ्लो होगा। अब हमें पता है कि वेरिएबल का पावर मैक्स कब होता है, जब वेरिएबल कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो आर से पावर मैक्स कब होगा, जब आर 6 के इक्वल होगा।
तो यही इन्होंने बोला कि रेट ऑफ हीट जनरेटेड मैक्स कब होगा, जब R6 के इक्वल होगा, तो ये करेक्ट है। फिर थर्ड ऑप्शन में R को हमने वेरी कराया, ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तब होगा जब R12 है। अब यहाँ पे इसका हमें पोटेंशियल डिफरेंस जीरो बनाना है, तो वो तो तभी बनेगा जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज होगा और बैलेंस्ड होगा। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस हो रहा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्वाइस है, 3 से 6 ट्वाइस है, तो यहाँ पे भी ट्वाइस होना पड़ेगा, तो आर को 12 होना पड़ेगा, तब ये बैलेंस हो जाएगा और ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ जाएगा। और इसका ऑप्शन इसका आएगा, इफ आर इज वेरी फ्रॉम गिवन वैल्यू टू द लार्ज वैल्यू देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजेस। यहाँ पे बोला है कि अब हम लोग आर को इंक्रीज कर रहे हैं। पहले हमारा आया था कि यहाँ का पोटेंशियल 12 है और यहाँ का पोटेंशियल हमारा 8 आया था और यहाँ का 4 आया था। अब अगर हम लोग आर को इंक्रीज करेंगे तो ये जो 12 वोल्ट है ये इस दोनों रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रहा है और रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो आर को इंक्रीज करेंगे तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी इंक्रीज होगा, तो फिर इसका पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो फिर इस दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो पहले तो डिक्रीज होगा और वो कंटिन्यूसली डिक्रीज ही होगा। तो ये इसका जो फोर्थ ऑप्शन है उन्होंने कहा था कि इंक्रीज हो रहा है, तो वो गलत है। बस ये सॉल्व हो गया, इसका करेक्ट आंसर आएगा ABC।